Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th June 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about SCO's Defense Ministers Meeting. Important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. SCO which means संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पहले समझते हैं एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कि दुनिया के अलग अलग सरकारों ने मिलकर के इसको बनाया है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था साल 2001 में, और उसके पहले देयर वाज अ प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था संघाई 5। दीज 5 कंट्रीज टुगेदर, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड रसिया, चाइना, इन्होंने मिलकर के बनाया था एक ग्रुपिंग जिसका नाम था संघाई 5। फिर 2001 में संघाई 5 वाज अपग्रेडेड इनटू एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे उज्बेकिस्तान को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। बाद में 2017 में द मेंबरशिप वाज एक्सपैंडेड, इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर एडेड टू संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और फिर 2023 में जब भारत के पास एससीओ समिट की चेयरमैनशिप थी, यानी दैट मींस इंडिया वाज होस्टिंग एससीओ समिट इन 2023, उस टाइम में फिर ईरान आल्सो वाज इंक्लूडेड एज ए मेंबर टू एससीओ। तो आज के टाइम में टोटल हैं 9 देश जो एससीओ के मेंबर हैं। उसमें से 4 तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। सेंट्रल एशिया में टोटल 5 ही देश हैं, 5 में से 4 तो यहाँ आपको दिख गए। बाकी एक और है तुर्कमेनिस्तान, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एससीओ। और इन 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अलावा भारत, पाकिस्तान, ईरान, रसिया एंड चाइना आर द मेंबर्स ऑफ एससीओ। एक और बात प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखनी है कि वाराणसी वाज सिलेक्टेड एज एससीओ's रीजन फॉर टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर द ईयर 2022-23। तो क्या पता कभी पूछ ले। ऑफिशियल लैंग्वेज एट एससीओ इज रसियन एंड चाइनीज। थोड़ा सा यहाँ पे मेंस पर्सपेक्टिव से एनालिसिस शुरू करते हैं कि एससीओ के अंदर जो भारत को मेंबरशिप दी गई साल 2017 में, और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी मिली मेंबरशिप, उसके पीछे क्या पॉलिटिक्स चल रहा था, क्या रीजनल पॉलिटिक्स था इस पर्टिकुलर एरिया का। देखिए, भारत को मेंबरशिप दी गई थी एससीओ में ऑन इंसिस्टेंस ऑफ रसिया। रसिया बार बार इंसिस्ट कर रहा था, और उसके पीछे कहीं ना कहीं रसिया का लक्ष्य था टू लिमिट चाइनाज इन्फ्लुएंस इन एससीओ, या लिमिट चाइनाज एक्सेसिव इंटीग्रेशन विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो ये क्या पूरा मामला है, थोड़ा समझते हैं। देखिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो 5 में से 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज मेंबर हैं। देखिए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान आर द मेंबर। सिर्फ तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं है एससीओ में। तो यानी कि ज्यादातर सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो मेंबर हैं एससीओ के। और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, दे आर वेरी रिच इन एनर्जी रिसोर्सेज, चाहे वो कोल हो, पेट्रोल डीजल हो, या फिर न्यूक्लियर रिसोर्सेज हो, उसमें दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर रिच। भारत और चाइना की बात की जाए तो ये दोनों देश ही एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रिक्वायरमेंट एनर्जी रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा है, बट उतनी रिसोर्सेज हमारे देश में अवेलेबल है नहीं जो हमारी डिमांड को मीट कर पाए। एंड दस चाइना एंड इंडिया बोथ आर ओवरऑल एनर्जी इंपोर्टर कंट्री। तो नेचुरल सी बात है कि चाइना या भारत का एक कॉम्प्लीमेंट्री सा रिलेशन बनता है इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, क्योंकि दे आर एनर्जी रिच एंड वी आर एनर्जी डेफिशिएंट। अब भारत की मेंबरशिप तो थी नहीं एससीओ में साल 2017 से पहले तक। चाइना क्या कर रहा था, एससीओ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करने में, इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करने में। साथ ही साथ चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, which is a massive infrastructure project with help of which China is trying to integrate its market with Central Asian countries as well as European markets. तो massive road, railway line
गैस पाइपलाइन ये सब बना रहा है चाइना अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना का जो इंटीग्रेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, वो काफी मजबूत होता जा रहा था बिकॉज ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस कारण से दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज वर बिकमिंग हेवली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर सेलिंग देयर एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए, सेलर और बायर में इन जनरल बायर का पोजीशन डोमिनेंट रहता है। ये खरीदार है इनके एनर्जी रिसोर्सेज का, इसने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिए, रोड, रेलवे लाइन, पाइपलाइन। तो अब ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनको अपने एनर्जी रिसोर्सेज बेचने के लिए चाइना पे डिपेंड होना पड़ रहा था। तो ये जो पूरा का पूरा एससीओ ग्रुपिंग है, उसमें चाइना हेवी वेट कंट्री की तरह इमर्ज हो रहा था। इट वॉज इमर्जिंग एज ए डोमिनेंट कंट्री, क्योंकि एससीओ में साल 2017 से पहले तक कौन से मेंबर थे? सेंट्रल एशिया के 5 में से 4 देश, रसिया एंड चाइना। और चाइना के ऊपर ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज पूरी तरह से रिलाई हो रहे थे, बिकॉज चाइना वाज द मेजर बायर ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो नेचुरली रसिया फेल्ट लाइक बीइंग साइडलाइन, और फिर रसिया ने इंसिस्ट करके भारत को एंट्री दिलवाई एससीओ के अंदर, क्योंकि भारत भी चाइना की तरह एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है। तो इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए एक और ऑल्टरनेटिव खुल जाएगा टू सेल देयर एनर्जी रिसोर्सेज, एंड दैट विल लिमिट देयर एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन चाइना, एंड दैट इज हाउ चाइनाज इंपॉर्टेंस टू सम एक्सटेंट विल बी बैलेंस्ड और रिड्यूस्ड। तो इस मकसद से रसिया ने भारत को मेंबरशिप दिलवाई इंसिस्ट करके एट एससीओ। तो जब चाइना काफी साल तक इसको डिले कर रहा था, जब चाइना इसको रोक नहीं पाया, डिले नहीं कर पाया बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, जब भारत की एंट्री पक्की हो गई थी, तो फिर चाइना ने कहा कि ऐसी बात है तो फिर पाकिस्तान को हमारी तरफ से एंट्री किया जाए। एंड पाकिस्तान वाज ब्रॉट इनटू एससीओ along with India in 2017. Pakistan was brought on insistence of China, and the main goal was to limit India. पाकिस्तान को इसलिए लाया गया था कि ताकि इंडिया को वो लिमिट कर पाए। तो ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है एससीओ के अंदर। अब आपको इससे एक और बात समझनी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में नो वन इज परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी। इनफैक्ट किसी भी एक वक्त पे, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर मैटर पे द टू कंट्रीज कैन बिकम फ्रेंड, बट ऑन अनदर मैटर दे कैन स्टार्ट बैलेंसिंग ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर रसिया और चाइना की बात की जाए तो दे आर वेरी मच अलाइंड ऑन several matters. For example, countering US influence in different pockets of the world. अभी हाल फिलहाल में भी ईरान को खूब सपोर्ट किया है चाइना और रसिया ने, दोनों मिल करके अगेंस्ट यूएस अग्रेशन, इजराइल्स अग्रेशन। तो ये चाइना, रसिया, यूएस एंड ईरान वाला फैक्टर पे मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूं, जो हाल फिलहाल में डेवलपमेंट्स हुए हैं। समडे आई विल बी कमिंग अप विद स्पेशल वीडियो ऑन दैट टॉपिक कि क्या मामला है चाइना, रसिया और ये जो इजराइल बार बार क्यों अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, तो वो देखेंगे। यहाँ पे मैं बस ये एक पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि जहां तक यूएस को काउंटर करने की बात होती है, चाइना एंड रसिया आर ऑफन अलाइंड, लेकिन वहीं अलग अलग एरियाज में चाइना एंड रसिया ट्राइज टू बैलेंस या लिमिट ईच अदर, नॉट डायरेक्टली। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, उसको कहा जाता है हार्ड बैलेंसिंग। अगर दो देश एक दूसरे के साथ सीधा सीधा टकराएं, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हो, तो उसको कहा जाता है हार्ड बैलेंसिंग। बट इस तरीके की डिप्लोमेसी खेल करके एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को कट डाउन करने की कोशिश करें, तो इसको कहा जाता है सॉफ्ट बैलेंसिंग। तो भारत की एंट्री इनटू एससीओ on insistence of Russia could be seen as an attempt by Russia of soft balancing of China in Central Asian region. दूसरा, भारत की एंट्री एट एससीओ जो है वो इस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो लक्ष्य है टू मेक अ मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर, मेंटेन मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी, जिसको हम लोग कहते हैं विश्व बंधु। भारत का लक्ष्य है कि हम किसी भी एक कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ अलाइंड होकर के ना रहें। हम चाहते हैं कि दुनिया एक मल्टी पोलर ग्लोबल ऑर्डर बने, यानी कि जिसमें किसी भी एक देश का दबदबा ना हो, डोमिनेंस ना हो। साथ ही साथ हम किसी एक कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्री के साथ कमिटेड ना रहें, क्योंकि उस केस में हमारी खुद की ऑटोनोमी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो वी अलाइन विथ यूएस एंड इट्स अलाइज ऑल्सो ऑन सेवरल इशूज, बट एट द सेम टाइम वी अलाइन विथ Russia and China also on several issues.
और इसी अप्रोच के को भारत के कहा गया है विश्व बंधु अप्रोच या मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी। तो यूएस के साथ हम अलाइन होते हैं ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक क्वाड एंड I2U2। क्वाड में भारत और अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान भी है। I2U2 में इंडिया, इजराइल, यूएस एंड यूएई आर द मेंबर्स। तो इस तरीके से यूएस के साथ वी आर हॉबनॉबिंग या कोऑर्डिनेटिंग, बट एट द सेम टाइम विथ हेल्प ऑफ ब्रिक्स एंड एससीओ प्लेटफॉर्म वी आर कोऑर्डिनेटिंग विथ रसिया एंड चाइना एज वेल इन लाइन विथ इंडियाज विश्व बंधु डिप्लोमेसी। उसके अलावा एससीओ के और भी कई सारे फायदे हैं। फॉर एग्जांपल एससीओ का एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है एससीओ के अंदर जिसका नाम है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, विच हैज बीन बिल्ट इन ऑर्डर टू डेवलप रीजनल सिक्योरिटी इन दिस पर्टिकुलर एरिया। रैट्स, ताकि कोई रिलीजियस टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म ना फैले इस एरिया में। तो ये भी एक फायदा है एससीओ का। तो भारत में अगर बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो तो इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड फॉर सपोर्ट एट एससीओ एज वेल। इट इज हेल्पिंग, एससीओ के अंदर मेंबरशिप से भारत को क्या फायदा, और इट इज हेल्पिंग इन इंडियाज इंटीग्रेशन विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो भारत की एक फॉरेन पॉलिसी है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में मदद मिल रही है विद हेल्प ऑफ इंडियाज मेंबरशिप एट एससीओ। प्लस एससीओ प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू डील विद कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड चाइना। ये दो ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत का बहुत ज्यादा सीधा सीधा कोई इंटरेक्शन के लिए प्लेटफॉर्म है नहीं। तो एससीओ एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां हम इन दोनों देशों के साथ बात कर सकते हैं और आउटस्टैंडिंग इश्यूज को जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। प्लस एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं दे आर अराउंड अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के अंदर भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, लगभग $3 बिलियन से भी ज्यादा। जब तालिबान आया 2022 में अफगानिस्तान के अंदर पावर में, उसके पहले भारत ने खूब सारा इन्वेस्टमेंट वहां पे किया, जैसे सलमा डैम बनाया, वहां पे हाजी का माइंस के एक्सट्रैक्शन के लिए मदद की, वहां का पार्लियामेंट बिल्डिंग डेवलप किया है भारत ने। तो भारत के 500 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स डेवलप हुए हैं अफगानिस्तान में, $3 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हमने। सो वी वांट कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बनी रहे ताकि हमारा ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो डिस्ट्रॉय ना किया जाए बाय द टेररिस्ट या रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो उस केस में भी टेररिज्म और रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल रखने में एससीओ वुड बी हेल्पफुल, which will help in protecting India's infrastructural investment projects in Afghanistan. So these are some significance of SCO's membership for India. अभी करंट न्यूज ये है, ये तो हमने एससीओ से रिलेटेड तमाम एनालिसिस की। नाउ लेट्स गेट टू द करंट न्यूज कि एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है चाइना के अंदर। वहां पे एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया, उस स्टेटमेंट में कहीं भी पहलगाम टेरर अटैक की बात नहीं की गई। डिफेंस की मीटिंग थी, टेररिज्म रिलेटेड स्टेटमेंट था, बट वहां पे पहलगाम टेरर अटैक की बात नहीं की गई। इसी कारण से भारत ने उस स्टेटमेंट को ऑफिशियली अप्रूव करने से या साइन करने से मना कर दिया। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल पूछा था यूपीएससी ने साल 2023 में एससीओ के ऊपर कि एससीओ इज सफरिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट, यानी कि एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट में लगे हुए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसी को आपको इलाबोरेट करना था। तो थोड़ा सा आपको एससीओ की बैकग्राउंड बता देनी थी कि पहले बनाया संघाई 5, फिर बना एससीओ 2001 में, किस मकसद से बनाया गया, तो रीजनल इंटीग्रेशन एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। बट फिर जो मेन प्रश्न है उस पर आना है कि इट इज सफरिंग विद वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो एससीओ के अंदर खुद ही कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अमंगस्ट इट्स मेंबर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल रसिया और चाइना एक दूसरे को यहाँ पे सॉफ्ट रीजनल बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। रसिया कोशिश कर रहा था कि भारत को ले आया जाए ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो, तो चाइना पाकिस्तान को लेकर के आया ताकि इंडिया को थोड़ा काउंटर किया जा सके। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज सॉफ्ट बैलेंसिंग। बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में या इंडिया चाइना के बीच में, एग्जाम्पल ऑफ वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट। वायरस मतलब अब सच में वायरस के बारे में मत सोचने लगना कि कोविड से रिलेटेड प्रश्न, ऐसा नहीं है। बस एक कहने का तरीका है कि दिस प्लेटफॉर्म में जो भी मेंबर्स हैं दे आर सफरिंग और हैविंग कन्फ्लिक्चुअल रिलेशंस विद ईच अदर। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी है, चाइना इज द लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर, तो इस कारण से भी बाकी देश जो है थोड़े से वल्नरेबल रहते हैं, थोड़े से सस्पिशियस रहते हैं। ऑथोरिटेरियन रिजीम इन चाइना एंड रसिया, और हाल फिलहाल में ईरान और इसराइल की जो हॉस्टिलिटी बढ़ी है और उसके सपोर्ट में रसिया और चाइना आ गए हैं,
तो भारत के लिए अब एक प्रेशर सिचुएशन है कि क्या साइड लें, क्या करें। तो ये सब चीजें लिख करके आपको इस आंसर को जस्टिफाई करना था। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फिस्कल रैंकिंग टू एक्ट एज पॉलिसी नच, important from our syllabus GS paper 2 polity and governance point of view, also important for GS paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले समझते हैं अबाउट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट, क्योंकि उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, एफएचआई से रिलेटेड बात हुई है इस आर्टिकल में। देखिए, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट साल 2025 का पब्लिश हुआ था, दिस ईयर ओनली इन द मंथ ऑफ जनवरी या फरवरी, जहां पे 18 भारत के मेजर जो स्टेट्स हैं, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर साल 2022-23 में किस तरीके की फिस्कल डिसिप्लिन प्रैक्टिस की गई उन रेस्पेक्टिव स्टेट्स में बजट बनाते वक्त, उनके बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स को स्कोर दिया गया है और रैंक दिया गया है। दिस फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2025 एंड हैज बीन रिलीज्ड बाय नीति आयोग। अलग अलग स्टेट्स, 18 मेजर स्टेट्स, उनका भारत के जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग स्टेट लेवल पे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीएसडीपी और उनका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक डेट, उन स्टेट्स के ऊपर उधार कितना है, उसका रेशियो, कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, फिजिकल स्टेबिलिटी कैसी है, इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पे ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पब्लिश किया नीति आयोग ने और अलग अलग स्टेट्स को स्कोर दिया और रैंकिंग दी। अगर फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 की बात की जाए तो उड़ीसा हैज एमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि आसाम को इंक्लूड अभी नहीं किया गया था इन नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, सिर्फ 18 स्टेट्स को ही इसमें इंक्लूड किया गया था। अब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल इज बेस्ड ऑन इंटरव्यू ऑफ मिस्टर राव इंद्रजीत सिंह, हु इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर साहब के इंटरव्यू के बेसिस पे ये आर्टिकल छपा है। तो मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये इस तरीके के जितने भी इंडेक्स हैं, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स या इस तरह की और भी जितने इंडेक्स हैं, फिजिकल रैंकिंग वगैरह देने वाली, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को मोटिवेट करती है टू compete with each other in healthy manner. So it is basically in line with the idea of competitive federalism, where state governments try to compete with each other in healthy manner, and that overall helps in better governance infrastructure. उसके अलावा दिस कैन ऑल्सो बी सीन एज ए पॉलिसी नज टू मोटिवेट द स्टेट्स टू लोअर देयर डेट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन रेशियो। तो नज पॉलिसी या पॉलिसी नज क्या होता है, आप इस इमेज की मदद से समझिए। देखिए, जो हेल्दी चीजें हैं, इस इमेज में क्या दिखाया जा रहा है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो हेल्दी चीजें हैं उनको इजीली एक्सेसिबल बनाया गया है और आराम से वो दिख भी रहे हैं, साइज भी बड़ा है इन दरवाजों का, डोर का, और इजीली एक्सेसिबल भी है। और जो अनहेल्दी चीजें हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी दूर कर दी गई है, गेट का साइज भी छोटा कर दिया गया है। तो बेसिकली नज पॉलिसीज मींस प्रमोटिंग डिजायरेबल बिहेवियर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द चॉइस अवेलेबिलिटी, प्रमोटिंग डिजायरेबल बिहेवियर विदाउट एनी फोर्स या मैंडेट। जैसे हम मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि सरकार ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सजेशंस दिए हैं स्कूल कैंटीन्स को कि स्कूल कैंटीन में सामने सामने आप मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स रखिए बच्चों के सामने बिल्कुल, और दूर पे आप रखिए मैगी, पिज्जा, बर्गर रखिए, बट दूर थोड़ा रखिए कि बच्चों की सबसे पहली नजर इन चीजों पे पड़े जो हेल्दी प्रोडक्ट हैं। तो इससे क्या है कि उनको नज करने की कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे डायरेक्ट करने की कोशिश की जा रही है टुवार्ड्स डिजायरेबल बिहेवियर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर चॉइस। अब किसी को खाना है बर्गर तो खाने दीजिए, उसमें तो आप रोक नहीं सकते। अभी होता क्या है, अगर आप किसी भी मॉल वगैरह में चले जाएं या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले जाएं तो वहां पे काउंटर के आसपास आप देखोगे कि सिगरेट वगैरह ऐसी चीजें रखी रहती हैं। तो दैट इज एन ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू नज एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर टुवर्ड्स बाइंग सच प्रोडक्ट्स। वहां पे नज पॉलिसी में बेसिकली वो अनडिजायरेबल बिहेवियर को प्रमोट करवा रहे हैं आपके, कि कोई सिगरेट खरीदने के लिए तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएगा नहीं, किसी भी मार्ट में जाएगा नहीं। तो सिगरेट बेचने का एक तरीका है कि पास में रख दो, जब बिलिंग करने आए तो बोले हाँ यार चलो सिगरेट भी उठा लेते हैं। सो नज मतलब धीरे धीरे आपको डायरेक्ट करना इन अ डायरेक्शन जहां पे आपको वो भेजना चाहते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर चॉइस।
तो सरकार जब पॉलिसीज बनाती है तो पॉलिसीज को 4 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन पास्ड बाय द गवर्नमेंट. वन इज लेसेस फेयर, वेयर द गवर्नमेंट इज गिविंग अस मैक्सिमम फ्रीडम. दूसरा होता है नज, लेसेस फेयर से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है स्ट्रॉन्गर तरीके से, बट अभी भी हमारा पूरा का पूरा चॉइस जो है अवेलेबल है, वी आर फ्री. इंसेंटिवाइज, जहां सरकार सीधा सीधा सब्सिडी दे देती है, सीधा सीधा सरकार जो है हमें प्रोमोट करती है टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन. और आखिरी होता है मैंडेट, जहां पे सरकारी आदेश होते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना है तो नहीं तोड़ना है, तोड़ोगे तो फाइन लगेगा. सो इस तरीके के जितने भी पॉलिसी हैं उनको कहा जाएगा मैंडेट. तो नज पॉलिसीज के एग्जाम्पल हो सकते हैं भारत में सुकन्या समृद्धि योजना, जहां पे गर्ल चाइल्ड का टेक केयर करें, इसके लिए लोगों को थोड़ा सा नज किया जाता है कि बेटी के नाम पे अकाउंट खोलोगे तो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा. कल ही हमने बात की थी उद्यम पोर्टल पे एमएसएमईज को रजिस्टर करवाने के लिए उनको थोड़ा नज किया जाता है कि अगर उद्यम पोर्टल पे तुम अपने आप को लिस्ट करोगे तब जाकर के तुमको स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट मिलेगा. जनधन योजना, सबका बैंक अकाउंट खुलवाना, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कराने के लिए कुछ कुछ बेनिफिट्स देना अंडर जनधन योजना, तो ये सब कहा जा सकता है नज पॉलिसी. तो ये सब एग्जांपल है नज पॉलिसीज के. और नज जो है वो पूरे पूरे स्टेट को किया जा सकता है, नज जो है वो इंडिविजुअल्स को किया जा सकता है. तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये जो मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट वगैरह है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट्स को नज करने की कोशिश है इन द डिजायरेबल डायरेक्शन, ताकि वो अपना बजट स्टेट लेवल पे डिसिप्लिन मैनर में, रिस्पॉन्सिबल मैनर में बनाए. नज पॉलिसी के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अब चूंकि हमने बात की है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की, तो मैंने फेडरलिज्म से रिलेटेड एक प्रश्न बना करके दिया है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कॉम्बैटिव फेडरलिज्म क्या होता है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जहां पे स्टेट और तमाम स्टेट्स एंड यूनियन आपस में मिल करके कोऑर्डिनेट करके काम करें. फॉर एग्जांपल जीएसटी में स्टेट जीएसटी होता है, यूनियन जीएसटी होता है, सेंट्रल जीएसटी बेसिकली. तो मिल करके सेंटर एंड स्टेट जो है वो काम कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने का, तो दैट कैन बी एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कॉम्बैटिव फेडरलिज्म, या आई एम सो सॉरी, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जहां स्टेट्स आपस में कम्पीट करें, उसका एग्जांपल फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो अभी हमने बात की. कॉम्बैटिव फेडरलिज्म जहां पे सेंटर और स्टेट के बीच में एक कन्फ्लिक्चुअल या कन्फ्रंटेशनल रिलेशन डेवलप हो जाए. मैंने आपको करंट अफेयर्स रिवीजन के टाइम में बताया, कई सारे स्टेट्स ने सीबीआई से जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया. अब सीबीआई को कोई भी केस इन्वेस्टिगेट करना है तो जैसे कि पंजाब या वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में पहले सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा. तो जो नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं, कई सारे स्टेट्स ने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया है. ये करंट अफेयर्स रिवीजन में मैंने कराया था, डे 3 टॉपिक नंबर 24. पीएम श्री स्कीम के बारे में मैंने बताया था डे 6 टॉपिक नंबर 54 कि कैसे पीएम श्री स्कीम को इंप्लीमेंट करने से स्टेट गवर्नमेंट्स ने मना कर दिया, जैसे कि पंजाब एंड ऑल. तो वहां पे समग्र शिक्षा अभियान का फंडिंग रोक दिया गया. तमिलनाडु सरकार और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कई सारे कन्फ्रंटेशन हुए लैंग्वेज को लेकर के इन द स्कूल एजुकेशन, पावर ऑफ द गवर्नर्स इन डिसाइडिंग द स्टेट बिल्स, डिलिमिटेशन को लेकर के. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बैटिव फेडरलिज्म. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी लाइन्स. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए पॉवर्टी लाइन होता क्या है, एक थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ इनकम जिसके नीचे के इंसान को कहा जाएगा कि वो गरीब है. पॉवर्टी लाइन की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि उसके हिसाब से सरकार गरीब लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए और उनके लिए वेलफेयर पॉलिसीज लेकर के आ पाए. अब भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई गई हैं राइट सिंस इंडिपेंडेंस. सारे कमिटीज को यहाँ देखेंगे नहीं, बट आपको ये समझना है कि जो लास्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कमिटी टू आइडेंटिफाई पॉवर्टी लाइन इन इंडिया वाज सुरेश तेंदुलकर कमिटी. इट वाज क्रिएटेड इन 2009. उसने अपना पॉवर्टी लाइन बताया साल 2011-12 में. सुरेश तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से साल 2011-12 में अगर कोई इंसान 36 रुपीज कमाता है अर्बन एरियाज में या उससे ज्यादा, या 30 रुपए कमाता है रूरल एरियाज या उससे ज्यादा, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, उसको गरीब नहीं कहा जाएगा. फिर साल 2014 में भारत सरकार ने एक और कमेटी बनाई थी, रंगराजन कमेटी. उसने पॉवर्टी लाइन को थोड़ा और ऊंचा कर दिया था, अपग्रेड कर दिया था. 47 रुपीज इन अर्बन एरिया पर डे, 33 रुपीज इन रूरल एरियाज पर डे. बट रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशंस वेयर नेवर ऑफिशियली एक्सेप्टेड या इम्प्लीमेंटेड.
रादर साल 2015 में नीति आयोग के आने के बाद भारत के अंदर अब जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है वो दो तरीके से होता है। नीति आयोग रिलीज करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है नीति आयोग का, उसमें सिर्फ पैसे को बेसिस बना करके गरीबी मेजर करने की नहीं कोशिश की जाती है। इट इज अ नॉन मॉनेटरी डायमेंशंस ऑफ डेप्रीवेशन, मतलब नॉन मॉनेटरी वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी। तो देखा जाता है कि देश के अंदर लोगों का हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। हेल्थ में भी तीन पैरामीटर्स, न्यूट्रिशन कैसा है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी कैसी है, मैटरनल हेल्थ कैसा है, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, असेट्स, बैंक अकाउंट। तो इन तीन मेजर पैरामीटर्स पे और उसके अंदर ये फिर इस तरह के सब पैरामीटर्स के बेसिस पे नीति आयोग ट्राइज टू आइडेंटिफाई कि हु इज पुअर। So this multi-dimensional poverty index concept of Niti Aayog in order to identify who is poor is not a monetary based poverty estimation, rather it is non-monetary dimension of deprivation या poverty। तो एक तो भारत सरकार इसका इस्तेमाल करती है नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का वेलफेयर स्कीम्स लाने के लिए। अब हमारे देश में ऑफिशियली कोई ऐसी कमिटी नहीं है जिसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन तय हो, हमारे देश में तो अब नहीं है। लास्ट थी तेंदुलकर कमेटी, उसके भी अब सजेशन जो है दे आर नो लॉन्गर वैलिड। तो नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है और भारत में पॉवर्टी लाइन के लिए भारत की अपनी कोई कमेटी तो नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन का कभी कभार जरूर इस्तेमाल किया जाता है भारत के अंदर पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक भी अपने हिसाब से पॉवर्टी लाइन डिफाइन करती है। और वर्ल्ड बैंक के पॉवर्टी लाइन को समझने के लिए we'll have to first of all understand कि वर्ल्ड बैंक दुनिया भर के देशों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करती है। कहा जाएगा वर्ल्ड बैंक कैटेगराइजेशन ऑफ इकोनॉमीज। दिस कैटेगराइजेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस पर कैपिटा नेशनल इनकम। अलग अलग देशों की जो जीडीपी है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, और उसके बेसिस पे दुनिया के देशों को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम कंट्रीज। तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया है कि अगर 1145 रुपीस, आई एम सो सॉरी, $1145 से कम है इनकम पर कैपिटा की, तो उस देश को कहा जाएगा लोअर इनकम कंट्री। 1146 से लेकर के 4515 है तो लोअर मिडिल इनकम, इससे ज्यादा है तो अपर मिडिल इनकम, और उससे भी ज्यादा है $14,005 से ज्यादा है पर ईयर पर पर्सन एवरेज इनकम, तो उसको कहा जाएगा हाई इनकम कंट्री। तो यह है पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो भी देश की जीडीपी है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करना है। उसके बेसिस पे दुनिया के देशों को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि इन तीन कैटेगरीज के देशों के लिए, लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम एंड अपर मिडिल इनकम, इन तीन कैटेगरीज के देशों के लिए अलग अलग से पॉवर्टी लाइन डिफाइन करता है। पॉवर्टी लाइन फॉर लो इनकम कंट्रीज, इसको कहा जाएगा एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन या एब्जेक्ट पॉवर्टी लाइन। फिर पॉवर्टी लाइन फॉर लो मिडिल इनकम कंट्रीज एंड पॉवर्टी लाइन फॉर अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। जब भारत की बात की जाए तो इंडिया लाइज इन दिस ग्रुप या इन दिस कैटेगरी, लो मिडिल इनकम। और लो मिडिल इनकम के भी हम लोग एकदम मिडिल में है। हमारा जो पर कैपिटा इनकम है पर ईयर वो है लगभग $2600 के आसपास। तो मुद्दा यह है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो तीनों कैटेगरी के लिए अलग से पॉवर्टी लाइन डिफाइन करता है। इस कैटेगरी में पॉवर्टी है ही नहीं तो पॉवर्टी लाइन क्या डिफाइन करेगा? तो इस कैटेगरी के अंदर कोई पॉवर्टी लाइन नहीं है, यहाँ पे गरीब है ही नहीं। अब हाल फिलहाल में साल 2025 के जून महीने में, यानी कि इसी महीने में जिसमें हम अभी हैं, वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी लाइन को दोबारा से डिफाइन किया है इन दीज थ्री कैटेगरीज। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन इज $3 पर डे। बट याद रहे, ध्यान रहे, जब भी वर्ल्ड बैंक कहता है $3 पर डे, तो इसका मतलब सीधा एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके नहीं सोचना है कि अच्छा 85 रुपीज इंटू 3, यानी कि लगभग देश के अंदर 255 रुपए के आसपास कोई इंसान कमाएगा एक दिन में, तब उसको गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे पीपीपी बेसिस इस्तेमाल किया जाना है। पीपीपी में बेसिकली जो पीपीपी रेट है वो लगभग 21 रुपीज के आसपास है। तो जब भी पॉवर्टी लाइन
वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है तो अपने रेस्पेक्टिव देश में वो कितना अमाउंट होगा, क्योंकि हमको डॉलर को कन्वर्ट करना होता है रुपए में, तो उसके लिए हमको इस्तेमाल करना होगा पीपीपी रेट, क्योंकि पीपीपी रेट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ द प्राइसेज इन डिफरेंट कंट्रीज, परचेजिंग पावर इन द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने हाल फिलहाल में अनाउंस किया है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल जो होना चाहिए, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन जो होना चाहिए $3 पर डे, यानी कि इन देशों के अंदर, लो इनकम कंट्रीज के अंदर पॉवर्टी लाइन होना चाहिए $3 पर डे एज पर 2021 प्राइसेस। तो 2021 के प्राइस के हिसाब से एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन इज $3 पर डे, और लो मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है $4.1 पर डे। तो अब अगर भारत के अंदर गरीबी देखी जाए आज के टाइम में, साल 2022-23 में कितनी गरीबी होगी, क्योंकि हम 2025 में हैं, तो 2025 के तो सारे डेटा अभी आने बाकी हैं। तो 2022-23 की अगर गरीबी देखी जाए तो एज पर तेंदुलकर्स मेथोडोलॉजी, तेंदुलकर ने ये कहा था, इतने रुपए कहे थे, और उसको फिर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखा जाए तो भारत के अंदर 9.9% लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। रंगराजन मेथोडोलॉजी के हिसाब से 12.2%। वर्ल्ड बैंक का जो लेटेस्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी या एब्जेक्ट पॉवर्टी लाइन है, जो कहता है $3 अ डे, और $1 बराबर लगभग 21 रुपीज पीपीपी रेट पे। तो मतलब एक आदमी अगर भारत में 62 रुपए या उससे ज्यादा कमाता है तो उसको वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्सट्रीम पुअर तो नहीं कहा जाएगा। 62 रुपीज से कम कमाता है तो उसको कहा जाएगा एक्सट्रीमली पुअर, और ऐसे लोगों की हमारे देश में संख्या है 5.3%। एब्सोल्यूट नंबर में बात की जाए तो लगभग 7.5 करोड़ के आसपास जो एक्सट्रीम पुअर कहे जाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने इन देशों के लिए जो पॉवर्टी लाइन डिफाइन की है वो है $3 पर डे, विच कम्स आउट टू बी 62 रुपीज अ डे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से साल 2022-23 में हमारे देश के अंदर लगभग 5.3% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर मिडिल इनकम कंट्रीज का डेफिनेशन लगाया जाए तो $4.2 अ डे है, विच कम्स आउट टू बी 87 रुपीज अ डे। तो उसके हिसाब से 23% पॉपुलेशन या 24% पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर इन देशों की कैटेगरी को लगा दिया जाए, इन देशों के हिसाब से पॉवर्टी लाइन शुड बी $8.3 अ डे, विच इज 171 रुपीज अ डे। तो उस हिसाब से हमारे देश की लगभग 82% जनसंख्या जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएगी, यानी कि 82% जनसंख्या जो है 171 रुपीज भी एक दिन में नहीं कमाती है। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में ये भी बताया गया है 62 रुपीज इज द एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन, और 62 रुपीज में मिलता क्या है, अमूल का 1 लीटर का दूध भी 62-63 रुपए में नहीं मिलता है, या मैक्सिमम उतने में ही मिलेगा। लेकिन एक आदमी अगर एक दिन में अमूल का दूध पी सकता है 1 लीटर का, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। सोचिए कितना बेयर मिनिमम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी है। तो इसी के बेसिस पे कंक्लूजन में इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि पॉवर्टी लाइन को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है, और उसके बेसिस पे पॉवर्टी रेट्स विल बी डिफरेंट। ये है पॉवर्टी रेट्स, पॉवर्टी लाइन अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। तेंदुलकर मेथोडोलॉजी के हिसाब से ये रेट निकल करके आएगा। वर्ल्ड बैंक के ही तीनों, अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी देखा जाए तो सिर्फ 5.3% लोग ही एक्सट्रीम पॉवर्टी से नीचे हैं। लेकिन अगर इंडिया जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी के हिसाब से पॉवर्टी लाइन देखी जाए तो भारत के अंदर लगभग 24% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अगर अपर मिडिल इनकम कंट्रीज के पॉवर्टी लाइन को अप्लाई कर दिया जाए भारत में, तो भारत के अंदर तो लगभग 83% लोग जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे मेंस में, और आई एम सो सॉरी प्रीलिम्स में ये वाला प्रश्न, और मेंस में आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पॉवर्टी लाइन एंड डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी लाइन कॉन्सेप्ट इन इंडिया। तो आपको थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन बता देना होगा, थ्रेशोल्ड है, और फिर आपको बताना होगा तेंदुलकर कमेटी के बारे में, रंगराजन कमेटी के बारे में, फिर करेंटली नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन एंड ऑल करंट का आपको डेटा बता देना होगा। आंसर विल बी कंप्लीट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का मैंने मैसेज देखा कि आपका कॉपी चेक नहीं हो पा रहा है। आपने प्लीज एक बार चेक कीजिए कि आपने अपना रोल नंबर ठीक से भरा है कि नहीं भरा है, क्योंकि जिन बच्चों ने भी रोल नंबर ठीक से नहीं भरा है ना पोर्टल में, उनका आंसर चेक होकर के नहीं आ पा रहा। पहली बात तो ये। दूसरा, आंसर चेक होकर के, वॉइस चेकिंग होकर के लिंक के फॉर्मेट में मिलता है, तो प्लीज क्लिक दैट लिंक। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप प्लीज अपने एडमिशन कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए। हम लोग अपने लेवल पे रोज आंसर चेक कर रहे हैं, तो
लैग नहीं होना चाहिए। अगर किसी का मिस हो रहा तो कहीं ना कहीं कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन गलत होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कैप्टन शुक्ला बिकमिंग फर्स्ट इंडियन टू एंटर इनटू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको तो एक्सियम 4 मिशन के बारे में सब कुछ मैंने बताया ही। नाउ एक्सियम 4 मिशन आफ्टर सम डिले फॉर अबाउट 2 वीक्स हैज बीन फाइनली लॉन्च्ड, और हमारे देश के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स हैज बिकम फर्स्ट इंडियन टू एंटर इनटू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अलॉन्ग विथ 3 अदर एस्ट्रोनॉट्स। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहले से ही एस्ट्रोनॉट्स थे जो व्हाइट कलर के कपड़ों में दिख रहे हैं, और ये 4 लोग अभी एक्सियम 4 मिशन की मदद से भेजे गए हैं। शुभांशु शुक्ला साहब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने मैसेज भेजा, नमस्कार फ्रॉम स्पेस। लगभग 2 वीक तक ये लोग रहेंगे, एक्सियम 4 के क्रू मेंबर्स रहेंगे वहां पे, अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जिसमें से कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इसरो हमारे देश की एजेंसी ने भी भेजे हैं, जिसमें से टार्डिग्रेड्स वगैरह भेजे गए हैं, जिसको हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया है। शुभांशु शुक्ला साहब को इसलिए भेजा गया है बिकॉज दिस एक्सियम 4 मिशन का जो उनका एक्सपीरियंस है दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन गगनयान मिशन विच इज इंडियाज मैन्ड मिशन टू स्पेस, मोस्ट प्रोबेबली विल बी लॉन्च्ड इन 2026। भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए हैं शुभांशु शुक्ला साहब को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी इस पे मैंने आज क्वेश्चन नहीं दिया है। तो कल हमने जो पेसा एक्ट से रिलेटेड प्रश्न लिया था उसका आंसर देख लेते। देखिए, पेसा इज फॉर शेड्यूल 5 एरियाज नॉट फॉर शेड्यूल 6 एरियाज, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही है पेसा से संबंधित। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, डेफिनेशन कैटेगरी बदल चुका है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। या तो सीधा सीधा प्रश्न था। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।